सुंदरवन नाम के एक हरे भरे जंगल में कालू कौआ अपने 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी प्यारी पत्नी गौरी कवि कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी। कालू अकेले ही अपने 7 बच्चों की देखभाल करता और बाजार में ताजी सब्जियों का ठेला लगाकर उनका पेट पालता था। वह हमेशा हंसमुख रहता और हंसी मजाक करके अपना दुख छुपाने की कोशिश करता था। अरे कालू, ये गोभी तो तू बहुत महंगी दे रहा है, थोड़े दाम कम कर ले, हम तो रोज के ग्राहक हैं। अरे काकी, आप भी ना रोज यही कहती हो। ये लो, थोड़ी धनिया मिर्ची मेरी तरफ से मुफ्त रख लो, लेकिन दाम वही रहेंगे। मुझे भी तो 7 भूखे पेट भरने होते हैं। तभी कालू की बहुत अच्छी दोस्त रीमा चिड़िया उड़ते हुए वहां आती है। कालू, 7 बच्चों का पेट पालना और ठेला लगाना दोनों अकेले कैसे करेगा? तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों को एक माँ की जरूरत है। रीमा, तू जानती है मैं गौरी से कितना प्यार करता था। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं खुद अपने बच्चों की माँ बनूंगा। प्यार अपनी जगह है बेटा, पर जब तू दिन भर बाजार में होता है तब पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? मैं एक बहुत ही संस्कारी और घरेलू कवि को जानती हूँ। पिंकी एकदम सीधी सादी है, अगर तू कहे तो बात चलाऊं। कालू पहले तो बिल्कुल नहीं माना, लेकिन बच्चों के भविष्य और उनकी देखभाल का सोचकर वह अंततः पिंकी कवि से शादी करने के लिए राजी हो गया। जल्द ही सादे समारोह में कालू और पिंकी की शादी हो गई। घर में सभी बच्चे बहुत खुश थे कि अब उन्हें माँ का प्यार और देखभाल मिलेगी। कालू भी बेफिक्र था, लेकिन पिंकी बाहर से जितनी मीठी थी, अंदर से उसके इरादे उतने ही कड़वे थे। अगले दिन सुबह होते ही कालू अपनी सब्जियां लेकर बाजार चला गया। उसके जाते ही आराम से नरम बिस्तर पर लेट गई। है जग्गू, इधर आ। जी माँ। जा, जंगल के उस पार जो मीठे आम का पेड़ है, वहाँ से मेरे लिए एकदम पके हुए आम लेकर आ। पर माँ, वो पेड़ तो बहुत दूर है और वहाँ चील का भी डर रहता है। पिताजी ने हमें इतनी दूर जाने से मना किया है। जबान लड़ाता है। अभी जाती हूँ तेरे पिता के पास, बताती हूँ कि तू मुझे परेशान कर रहा है। जा जल्दी, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। बेचारा जग्गू डर के मारे उड़ गया। फिर पिंकी ने चुन्नी और बाकी बच्चों को बुलाया। चुन्नी, जा नदी से ठंडा पानी ला और तुम सब मिलकर सारा घर साफ करो। मैं आराम कर रही हूँ, मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जो बच्चे कल तक आजाद खेलते थे, आज वे पिंकी के नौकर बन गए थे। पिंकी खुद कालू की कमाई से लाई हुई मिठाइयाँ खाती और बच्चों के लिए बर्तन धोने और झाड़ू लगाने का काम छोड़ देती। शाम को जब कालू थका हारा घर लौटा तो पिंकी तुरंत बिस्तर से उठी और उसके सामने मीठी पत्नी बनने का नाटक करने लगी। पिंकी, कैसा रहा आज का पहला दिन? बच्चों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं जी, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। थोड़ा बहुत तंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, पर हैं तो मेरे ही बच्चे ना। मैं सब खुशी खुशी संभाल लूंगी। बच्चे कोने में खड़े ये सब सुनकर हैरान थे, पर पिंकी के डर से वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी जग्गू थका हुआ हाँफते हुए एक आम लेकर घर में घुसा। अरे जग्गू, तू कहाँ था और ये आम कहाँ से लाया? देखा जी, मैंने इसे कहा था कि थोड़ी देर खेलकर घर आ जाना, और ये नवाबजादे अब तक बाहर खेल रहे थे। जग्गू, बताओ ये आम कहाँ से मिला? इतनी शाम तक बाहर क्या कर रहे थे? वो पिताजी, मेरी दोस्त चुटकी ने मुझे दिया था रास्ते में। कालू को कोई शक नहीं हुआ। दिन बीतते गए और पिंकी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ता ही गया। बच्चों की हंसी मानो कहीं खो सी गई थी। धीरे धीरे मौसम बदला और भयंकर बारिश का मौसम शुरू हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। कालू ने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके काफी पैसे जमा कर लिए थे। पिताजी, हमें बहुत ठंड लगती है, क्या आप हमारे लिए गर्म कपड़े और रेनकोट ला देंगे? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल। मैं कल ही बाजार से तुम सब के लिए छाते और स्वेटर ले आऊंगा। अरे जी, आप बच्चों के लिए क्यों परेशान होते हैं? आप हर बार बच्चों के लिए ही लेट हो जाते हैं। मैंने पड़ोस की दर्जी चिड़िया से उनके लिए छाते और गर्म कपड़े पहले ही मंगवा लिए हैं। आप हमेशा बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, मुझे तो भूल ही गए हैं। मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए। अरे पिंकी, तुम भी तो इस घर की जान हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए शहर से एक सुंदर लाल चुनरी और सोने की बालियां लेकर आऊंगा। कालू खुशी खुशी पिंकी के लिए तोहफे लेने चला गया।
पिंकी ने मन ही मन सोचा कि अब वह कालू के पैसों से सिर्फ अपने लिए ऐश करेगी, बच्चों को तो वह पुराने बोरे ओढ़ा देगी। उस दिन दोपहर में अचानक बहुत तेज तूफान और मूसलाधार बारिश आ गई। कालू को चिंता हुई कि घर में सब कैसे होंगे, इसलिए वह तोहफे लेकर आधे रास्ते से ही तेजी से घर की ओर लौट आया। जब वह अपने घोंसले के पास पहुंचा तो जो नज़ारा उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जग्गू, चुन्नी, तुम सब बाहर इस तूफान में क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं हो? पिताजी, माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम घर गीला और गंदा करते हैं। और पिताजी, उन्होंने हमारे लिए कोई गरम कपड़े नहीं मंगवाए। वो सारा अच्छा खाना खुद खा जाती हैं और हमसे दिन भर काम करवाती है। आज सुबह भी हमें भूखा रखा। बच्चों की दर्द भरी बातें सुनकर कालू के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से से लाल होकर वह तुरंत घर के अंदर गया। अंदर पिंकी आराम से सूखे और गर्म बिस्तर पर मूंगफली खा रही थी। पिंकी, ये सब क्या है? मेरे मासूम बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे हैं। अरे जी, आप इतनी जल्दी आ गए। ये बच्चे भी ना बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते। ये जिद कर रहे थे कि आप बाहर से आ रहे हैं तो ये बाहर ही आपके साथ जाने के लिए आपका इंतजार करेंगे। मैंने बहुत रोका पर माने ही नहीं। बस करो अपना ये झूठा नाटक। तुम्हारे झूठ का घड़ा भर चुका है। मैंने अपने बच्चों के मुंह से तुम्हारी सारी असलियत सुन ली है। मैंने तुम्हें एक माँ का दर्जा दिया और तुमने मेरे बच्चों को नौकर समझा। जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एक लफ्ज और नहीं, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, और दोबारा कभी मुझे या मेरे बच्चों को अपनी शक्ल मत दिखाना। कालू ने पिंकी कवि को उसी वक्त अपने घोंसले से बाहर निकाल दिया। पिंकी को अपनी करनी का फल मिल गया और उसे तूफान में दर दर भटकना पड़ा। कालू ने अपने सभी भीगते हुए बच्चों को तौलिए से पोंछा, उन्हें प्यार से गले लगाया और अपने पंखों की गर्माहट दी। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक माँ लाना चाहता था, पर एक पत्थर दिल ले आया। अब से तुम्हारा पिता भी मैं हूँ और माँ भी मैं। हम अकेले ही काफ़ी हैं। आप मत रोइए पिताजी, हमें किसी छोटी माँ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। उस दिन के बाद से कालू ने कभी दूसरी शादी का विचार नहीं किया। उसने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और जंगल में कालू और उसके 7 बच्चों का परिवार हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। घने और सुंदर जंगल में एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घोंसला था। ये घोंसला टुन्नू चिड़ा के परिवार का था, जो जंगल के सबसे अमीर पक्षियों में गिने जाते थे। टुन्नू के परिवार में उसके पिता, उसकी माँ और उसका छोटा भाई राजा रहते थे। टुन्नू ने एक गरीब लेकिन बेहद नेक और सुंदर चिड़िया रीमा से शादी की थी। टुन्नू अपनी पत्नी रीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन टुन्नू की माँ को रीमा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह एक गरीब घर से आई थी। अरे ओ रीमा, सूरज सिर पर आ गया है लेकिन तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। पता नहीं तुम्हारे गरीब माता पिता ने तुम्हें क्या सिखा कर भेजा है। ना ठीक से दाना चुगना आता है, ना घोंसले की सफाई करना। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, बस यहाँ के कुछ सूखे पत्ते हटाने बाकी हैं। आप कहें तो मैं आपके लिए ताज़े मीठे फल लेकर आऊं? रहने दो, मुझे तुम्हारे हाथ के फल नहीं खाने। जाकर नदी से पानी लेकर आओ और फिर राजा के लिए बिस्तर लगाओ। एक तो गरीब घर की बहू, ऊपर से कामचोर। तुम हर समय इस बेचारी बच्ची को क्यों ताने मारती रहती हो? वह सुबह से बिना कुछ खाए पिए पूरे घर का काम कर रही है। उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। आप बीच में मत बोलिए। अगर मैं इसे सिर पर चढ़ाऊंगी तो ये घर की महारानी बन जाएगी। इसे इसकी असली जगह पता होनी चाहिए। रीमा बिना कुछ कहे सिर झुकाकर पानी लेने चली जाती है। वह अपने आंसू किसी को नहीं दिखाती और चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। कुछ महीनों बाद टुन्नू के छोटे भाई राजा की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार की चिड़िया रानी से हो जाती है। रानी ढेर सारा दहेज और घमंड अपने साथ लेकर आती है। रानी के आते ही टुन्नू की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आहा, मेरी रानी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारे आने से हमारा घोंसला सोने का हो गया है। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची।
तुम्हारे पंख बहुत नाजुक हैं। माँ जी, मेरे मायके में तो ढेरों नौकर चाकर थे। मुझे तो खुद उठकर पानी पीने की भी आदत नहीं है। ये सब झाड़ू, पोछा और खाना बनाने का काम तो रीमा भाभी कर लेंगी। आखिर वो किस दिन काम आएंगी? बिल्कुल सही कहा तुमने। रीमा, आज से रानी के हिस्से का सारा काम भी तुम ही करोगी। रानी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। अब घर की हालत और भी खराब हो गई थी। सास और रानी दोनों मिलकर सारा दिन गप्पे लड़ाती, मीठे दाने खाती और रीमा को आदेश देती रहती। रीमा बेचारी सुबह से शाम तक बस काम ही करती रहती। एक दिन रीमा नदी किनारे पानी लेने गई। वह बहुत थकी हुई थी और उदास होकर एक डाल पर बैठ गई। तभी उसके पुराने दोस्त कालू कौवा और गौरी कौवी वहां आ गए। अरे रीमा बहन, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? तुम तो बहुत कमजोर और बीमार लग रही हो। हाँ रीमा, तुम्हारे पंखों की चमक भी गायब हो गई है। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ठीक से दाना पानी नहीं देते? हमें सब सच सच बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में काम थोड़ा ज़्यादा होता है। राजा की नई नई शादी हुई है ना, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम हमसे झूठ मत बोलो। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी सास और वह नई अमीर बहू रानी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। लो, पहले ये मीठे जामुन खा लो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अपना ख्याल रखा करो बहन, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। रीमा जामुन खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। कालू और गोरी घबरा जाते हैं और तुरंत उड़कर टुन्नू को बुला लाते हैं। टुन्नू घबराया हुआ भागता आता है और रीमा को सीधा डॉक्टर बुलबुल के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बुलबुल रीमा की जांच करती है। घबराने की कोई बात नहीं है टुन्नू, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीमा माँ बनने वाली है, लेकिन इसके शरीर में बहुत कमजोरी है। इसे पूरा आराम चाहिए और अच्छा भोजन चाहिए। अगर इसने फिर से भारी काम किया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी रीमा का पूरा ख्याल रखूंगा। टुन्नू बहुत खुश होता है। वह रीमा के पास जाता है। रीमा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, लेकिन तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? मुझे सच सच बताओ, घर में क्या चल रहा है? तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रही हो। टुन्नू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ जी और रानी मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता और हर समय गरीबी के ताने सुनने पड़ते हैं। कभी कभी माँ जी जानबूझकर मुझे ज़्यादा काम देती हैं। अब मुझ में और काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और मुझे पता भी नहीं चला। तुम अब उस घर में नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ, तुम वहाँ आराम करना। टुन्नू रीमा को उसके माता पिता के घोंसले में छोड़ आता है। फिर वह अकेले अपने घर लौटता है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उससे सवाल पूछने लगती है। बेटा टुन्नू, रीमा कहाँ है? सुबह से घर का इतना सारा काम पड़ा है, बर्तनों में दाना नहीं है और फर्श पर पत्ते बिखरे पड़े हैं। माँ, रीमा अब यहाँ काम करने नहीं आएगी। वो माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने उसे सख्त आराम करने को कहा है, इसलिए मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया है। अब घर का सारा काम आप और आपकी लाडली रानी बहू मिलकर करेंगे। क्या रीमा मायके चली गई और ये सारा काम अब मुझे करना पड़ेगा? मेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है। रानी बेटी, तुम उठो और जाकर नदी से पानी ले आओ। अरे माँ जी, मैंने तो कभी काम किया ही नहीं। मेरे तो पंख दुखने लगेंगे और मेरे सुंदर नाखून खराब हो जाएंगे। आप ही जाकर ले आइए, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। टुन्नू की माँ गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझता। अगले दिन से रीमा अपने मायके में आराम से सो रही होती है और सास को घर का सारा भारी काम करना पड़ता है। सास सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, दाना लाती और फिर पानी भरने जाती। पसीने से लथपथ होकर वह बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन सास नदी किनारे से पानी का बड़ा मटका लेकर लौट रही थी। तभी अचानक कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। मटका टूट जाता है
और उसकी कमर में बहुत गहरी चोट आती है। घर में हाहाकार मच जाता है। इनकी कमर की हड्डी में चोट आई है। अब इन्हें कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। काम करना तो दूर, हिलना डुलना भी मना है। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। इस रानी बहू ने तो एक तिनका भी नहीं उठाया। वो रीमा ही अच्छी थी, जो बिना कुछ कहे सारा काम कर लेती थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। हाय, मैं मर गई। अब इस घर का क्या होगा? टुन्नू बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि रीमा कितनी अच्छी थी। मैंने अपने अहंकार में उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए। मेरी सजा मुझे मिल गई है। रानी, तुमने भी भाभी के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें क्या लगता है अमीर होने से तुम घर के काम से बच जाओगी? आज से घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। सिर्फ भाभी ही इस घर की नौकरानी नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी की हालत देखकर मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैंने रीमा भाभी को बहुत सताया है और घमंड में अंधी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं सारा काम करूंगी और कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगी। कुछ दिनों बाद जब रीमा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है तो टुन्नू उसे वापस घर ले आता है। घर आते ही सास और रानी उससे रोते हुए माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, तेरे गरीब होने का मजाक उड़ाया। अब तू बस आराम करेगी, हम सब तेरी सेवा करेंगे। माँ जी, आप बड़ों की तरह है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं सब भूल चुकी हूँ और आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। इसके बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। रानी रोज सुबह उठकर रीमा के लिए ताजे फल और पौष्टिक दाने लाती है। सास अपने बिस्तर से ही रीमा को अच्छी अच्छी बातें और कहानियां सुनाती है। राजा और टुन्नू भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं। सभी मिलकर गर्भवती रीमा की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। समय बीतता है और एक दिन रीमा एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। सब लोग नन्ही गुड़िया को इतना प्यार और दुलार करते हैं कि रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही घर है जहां उसे कभी ताने सुनने को मिलते थे। देखो रीमा, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। इसके पंख बिल्कुल तुम्हारे जैसे चमक रहे हैं। मेरी पोती तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया है। हम इसका नाम गुड़िया रखेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया। ये तो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही है। मैं इसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। प्यार और सम्मान पाकर रीमा का दिल भर आता है और फिर टुन्नू का पूरा परिवार अपनी नई सदस्य गुड़िया के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगता है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से पूरा जंगल बेहाल था। गर्मी के इस मौसम में टुन्नू और उसका छोटा भाई राजा दोनों मिलकर जंगल के चौराहे पर नारियल पानी बेच रहे थे। उनके पिता के देहांत को 1 साल बीत चुका था। पिताजी भी यही नारियल पानी बेचने का काम करते थे। उनकी याद और उनके काम को जिंदा रखने के लिए दोनों भाइयों ने इसी व्यापार को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन आज का दिन भी उनके लिए बेहद निराशाजनक था। राजा, आज भी सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। ये गर्मी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे नारियल पानी को कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, सामने सारे पक्षी रंग बिरंगे ठंडे शरबत, सोडा और आइसक्रीम खरीद रहे हैं। इन नए जमाने के पेय पदार्थों के आगे हमारे शुद्ध और मीठे नारियल पानी की किसी को कद्र ही नहीं है। दोनों भाई उदास मन से अपना ठेला लेकर घर की ओर लौट पड़ते हैं। घर में टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया, टुन्नू की बूढ़ी माँ और 2 प्यारे बच्चे गुड़िया और कुकू उनका इंतजार कर रहे थे। गरीबी और मजबूरी के बीच परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। रात का समय हुआ। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर रूखा सूखा भोजन करने लगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनके कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगा और सीधा उनके खाने की थालियों में गिरने लगा। हे भगवान, ये कैसा जीवन है हमारा। खाने का एक निवाला भी सुकून से नसीब नहीं होता। छत से गिरता ये पानी तो हमारी किस्मत के आंसुओं की तरह है। रीमा तुरंत अपनी जगह से उठती है और भागकर घर के बाहर जाती है। वह बारिश में भीगते हुए घर के ऊपर बंधे हुए पुराने तिरपाल को खींचकर ठीक करती है ताकि पानी अंदर न आ सके। किसी तरह परिवार अपना अधूरा भोजन खत्म करता है
लेकिन बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज बारिश के कारण घर के अंदर चारों तरफ पानी भरने लगता है। टुन्नू, रीमा और